हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। आप सबका स्वागत है लाउड और न्यूज टाइम के साइमलकास्ट पर। रोजी रोटी कार्यक्रम है आपका प्रिय कार्यक्रम, जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं आपके रसोई घर की चीज़ों को, आपके ऊपर पड़ने वाले बोझ को, यानी कि आपकी पॉकेट कितनी भरी कितनी खाली हुई। आजकल भरती तो खैर कम ही है, पॉकेट खाली ही ज़्यादा होती है। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर हफ्ते ऐसा घट रहा है पूरी दुनिया के अंदर, जिसके कारण आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है वो थोड़ी-सी बिगड़ती जा रही है। तेल के भाव बढ़ते जा रहे हैं, रुपया डाउन हो रहा है, उसके साथ में एफआईआई जो हैं, वो अपना पैसा लेकर बाहर जा रहे हैं। साथ में महँगाई की जो डायन है, वो तो शांत होने का नाम नहीं ले रही है। रूस ने जो डिस्काउंटेड ऑयल था, वो भी स्टॉप कर दिया है। खैर, मुद्दे बहुत सारे हैं और सच कहूँ तो इन सब का संबंध हमारी रोज़ की अर्थव्यवस्था से, रोज़ की रोज़ी-रोटी से। और इन्हीं पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे अर्थशास्त्री मित्र श्री नयन पारिक भाई। नयन भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और इनफैक्ट नयन मैं भाई, हर बार सोचता हूँ कि हम लोग अपनी तकलीफें और समझ रहे हैं कि ये सिचुएशन बहुत ख़राब है, और अब लगता है कि इससे और ख़राब क्या होगी। और ये तो बहुत ख़राब हो गई। और नेक्स्ट वीक फिर बात करते हैं। जैसे लास्ट वीक हम लोगों ने सोचा था कि ये जो डॉलर के सामने रुपया कहाँ पहुँचेगा, 78 पहुँचेगा या क्या होगा, और अब देखो इसको क्रॉस कर गया। तो मेरे ख्याल से जो जो मुश्किलें हम सोच रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अगले 1-2 वीक में लग रहा है कि वो तो अच्छा था इनफैक्ट थोड़ा सा, और सिचुएशन और थोड़ी सी मुश्किल हो गई अमेरिका में, बाकी में इन्फ्लेशन और ये सब करते करते मेरे ख्याल से हमारा रोजी रोटी का क्या अब 1 साल खत्म हुआ कि 1 साल अब की 50 एनिवर्सरी का मेरे 50 ख्याल से आसपास में 50 होगा। हफ 50 हफ्ते हो गए हैं, सिर्फ 2 हफ्ते ब- में 1 साल पूरा हो जाएगा हमारा। हाँ हाँ, तो ये सब वक्त देखते 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 और आप लोगों के साथ बात करते करते हमारी भी 52 एपिसोड्स करीब होने को है। 1 साल जी, आपके साथ जो ये यात्रा रही उसके बारे में मेरे ख्याल से कुछ दिनेश भाई वर्कआउट करेंगे कि 1 साल के बाद एक स्पेशल कुछ प्रोग्राम करें 2-1 बिल्कुल, हफ्ते के बिल्कुल, बाद। बिल्कुल। करेंगे, और करेंगे जी, ज़रूर करेंगे। ये कैसे यात्रा रही हमारी, मुश्किल रही खैर, और तकलीफें भी बहुत ज़्यादा रही मेरे ख्याल से विश्व में। वॉर के कारण फिर जो हम $85 के आसपास का कहीं क्रूड समझते थे, उसका कहीं 120 और उसके आगे रुपी डॉलर का हम समझ रहे थे कि 78 क्रॉस करने की जो हम लोग बात कर रहे हैं वो करेंगे कि नहीं, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ड्यूरिंग द ईयर 74 से 76 के बीच का एक बैंड था, और हम समझ रहे थे कि 75.5 के ऊपर जाएगा, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के द्वारा इसको कहीं ना कहीं 76 से आगे नहीं जाने देगी। वो एक बात पास की हो चुकी है, और एक बियॉन्ड द पॉइंट मेरे ख्याल से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी के हाथ में नहीं है, पर आज 78 को वो भी क्रॉस कर गया है। मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हमेशा रहा है, और आपने जैसे कहा एफआईआई यदि निकल जाती है तो उसका जो असर पड़ता है हमारी इंडेक्स पे, हमारे रुपी और डॉलर के रेट पे, क्योंकि सडनली 1-2 लाख डॉलर 1-2 लाख रुपए करोड़ निकल गए, और वो डॉलर को चेज कर रहे, तो उसके कारण जो प्रेशर बनेगा रुपी पे, वो सब मिला के ये सब हम असर देख रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली हम सबको एक न्यू नॉर्मल के लिए अब रेडी रहना चाहिए। अब वो $60-70 वाला क्रूड जो है वो नॉर्मल नहीं है, अब न्यू नॉर्मल $120, और कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि $125-150 तक भी जा सकता है। रुपया 80 से नीचे जा सकता है। एफआईआई 92,000 करोड़ पिछले साल और 2,44,000 करोड़ इस साल अब तक निकाल चुके हैं, और शायद रोज ही निकालते जा रहे हैं। कोई दिन नहीं जाता जब वो विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। खैर, नयन भाई, सबसे पहले तो महंगा क्रूड ऑयल, सरकार कब तक कीमतों को सीमित रख पाएगी? एक ना एक दिन जल्दी ही फिर से ये बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। वो बढ़ोतरी कहाँ तक जाएगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। और सरकार को पता है कि इन्फ्लेशन वैसे ही बहुत हाई है, और ज़रा-सा कोई और एक ट्रिगर पॉइंट आया जहाँ पर कि क्रूड के दाम बढ़े और हमारे यहाँ पेट्रोल, डीज़ल के दाम बढ़े, तो फिर ये सीधा 10 के ऊपर जंप करेगा। ये सरकार का डर है अंदर से, इसलिए सरकार सहमी हुई है। ऐसे में विकल्प क्या बचते हैं? और जनता के पास क्या विकल्प बचते हैं, नयन भाई? सही बात है आपकी कि मैं एक अपना सिंपल गणित बताता हूँ कि जो मैं समझता हूँ
कि जो डॉलर का क्रूड का रेट होता है जैसे 120, तो मैं समझ रहा हूँ अपना भाव होना चाहिए कहीं 120 रुपया पर लीटर। अभी हमारा सरकार ने कोई ना कोई तरीके से कंट्रोल किया हुआ है, पर एक्चुअली यदि लिंक किया जाए उसको तो मेरे ख्याल से आज की तारीख में 120-25 रुपए के आसपास कहीं ना कहीं ये दाम हो सकता था। अब ऑयल कंपनियों के द्वारा थोड़ा सा कहीं बेयर करा गया, सरकार के द्वारा कोई कहीं बेयर करा गया, और वो बहुत ज़रूरी भी था। मेरे ख्याल से आपके ये चैनल के द्वारा हम हमेशा कहते रहते थे, और सरकार को कहीं ज़्यादा ऐसे सुझाव मिले होंगे कि कोई तरीके से यदि सरकार ये थोड़ा सा जो इम्पैक्ट है वो बेयर कर ले, तो एक जो पेट्रोल डीजल का कैस्केडिंग इफेक्ट है उससे जनता बच सकती है। क्योंकि जो हमारे फूड ग्रेन का, बाकी के सब मटेरियल का भाव जो है, वो जब ट्रांसपोर्टेशन का भाव बढ़ता है और डीजल का, तब जाके सब भाव बढ़ते हैं। तो इसीलिए सरकार ने जो अब तक किया है वो सही डायरेक्शन में कदम है, पर आपने जैसे कहा वो कब तक सरकार कर पाएगी वो एक देखने वाली बात है। हमारे इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, मैं उसका वेट कर रहा हूँ एक्चुअली, जून महीना खत्म हो जाए और पहले क्वार्टर के ऑयल कंपनीज के रिजल्ट आए। ऑयल कंपनीज लगातार कह रही हैं कि उनको 17 रुपए इस समय लगभग पेट्रोल पर, 21 रुपए डीजल पर लीटर का लॉस है। लेकिन वो लॉस वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, दे आर यूजिंग द वर्ड अंडर रिकवरीज, और ये पिछले कई दशकों से होता आया है, और जो बड़ी डिसेप्टिव टर्मिनोलॉजी है। अंडर रिकवरी डज नॉट मीन लॉसेस। पहली बात तो ये दर्शक समझ ले, यहां पर ये एक बड़ी डिसेप्टिव टर्मिनोलॉजी है, जहां पर इंडियन प्राइसेस को सिंगापुर के जो बेंच प्राइसेस है उससे कंपेयर किया जाता है, और उसके द्वारा इसको सो कॉल्ड लॉसेस को लॉसेस नाम नहीं दिया जाता। तो ये आपको जब अप्रैल से जून के जब रिजल्ट आएंगे ऑयल कंपनी के, इंडियन ऑयल के, एचपी के, बीपी के जो सेलर्स हैं, तब हमें पता लगेगा कि इनके जो सो कॉल्ड 17 रुपए और 21 रुपए के जो लॉसेस अप्रैल से चले आ रहे हैं, वो वास्तव में लॉस हैं या नहीं है। क्या उस तिमाही के अंदर ये कंपनियां लॉस में जाएंगी या दिखाएंगी? क्योंकि अंडर रिकवरी के बेस पे बैलेंस शीट नहीं बनती है। बैलेंस शीट तो नयन भाई सीधा प्रॉफिट एंड लॉस पे बनती है। आपका क्या कहना है? आपने बिल्कुल एक सही चीज बताई कि लॉस और लॉस ऑफ प्रॉफिट दोनों में क्या फर्क है उसकी बात है। जैसे मैं कहीं कहूँ कि मैं दिनेश भाई इतना कमा सकता था, मेरा इतना नुकसान हो गया, पर आपका नुकसान तो कमाई का हुआ है, तो इतना आप कमाते थे वो नहीं कमा पाए हैं, या एक्चुअल लॉस है। तो ये जो लॉस ऑफ प्रॉफिट और रियल लॉस के बीच का जो फर्क है, वो जैसे आपने कहा कि उनके आंकड़े देखेंगे, जब बैलेंस शीट देखेंगे तब पता लगेगा। पर उसकी मैं रिमाइंड करा दूं आपको कि उसके पहले भी 4-5 महीने प्राइस इसलिए नहीं बढ़े थे क्योंकि इलेक्शन आ रहे थे। तो आपको पता है कि पिछले साल भी कहीं अक्टूबर से मेरे ख्याल से मार्च तक पीरियड में काफ़ी महीने ऐसे गए जहां की वो प्राइस को एकदम फ्रोजन रखा गया था। तो इस सब का एक्चुअल बैलेंस शीट पे क्या असर है, एंड वेदर इट इज लॉस और लॉस ऑफ प्रॉफिट, मतलब नफे का नुकसान है या एक्चुअल नुकसान है, रिकवरी में लॉस है या एक्चुअल लॉस है, वो हम लोग मेरे ख्याल से जैसे ही आपने कहा कि ये रिजल्ट आएंगे तो हम एक्चुअल आंकड़ा देख पाएंगे। ये पहला ऐसा क्वार्टर होगा एक्चुअली पूरा देखा जाए तो जिसके अंदर सारा सो कॉल्ड लॉस में है। अप्रैल 1 से लेके 30 जून तक पूरे लॉसेस आएंगे, और यहां पर मैं देखना चाहूंगा जब उनके रिजल्ट आएंगे क्या वो वास्तव में लॉस है। क्योंकि कुछ ऑयल कंपनीज को पिछले साल विंडफॉल प्रॉफिट्स हुए हैं, उसमें ओएनजीसी भी एक है, क्योंकि 20 से 25 डॉलर की प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, और सरकार ओएनजीसी को मजबूर करती है कि वो अपना क्रूड ऑयल इंडियन ऑयल को बेचे मार्केट प्राइस के ऊपर, न कि चीपर प्राइस पे। तो हमको वो बेनिफिट नहीं मिलता जो 20% जो एक तरह से हमारा जो अपना प्रोडक्शन है, कि वो हमको $20 पे नहीं मिलता है। वो कुशन हो सकता था लेकिन वो कुशन हमें नहीं दिया जाता है। तो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप, अगर हमारे लिए प्राइस ओएनजीसी की भी $120 है और दुबई या सऊदी से भी $120 में आ रहा है, तो हमारे लिए एक है, फिर तो प्रोडक्शन हो या ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता देखा जाए तो। खैर, साथ में रुपया भी टंबल कर रहा है नयन भाई। रुपये का कमजोर होने का मतलब तो फिर हर चीज महंगी है, क्योंकि हर महीने करीब करीब देखा जाए तो 60 बिलियन डॉलर का, उससे भी ज्यादा का इंपोर्ट हो रहा है, जो इस साल बढ़कर $700 बिलियन से ज्यादा का हो जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ी डबल वहमी हो गई हम लोगों के लिए। आपने सही फरमाया, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो देश का करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में है, वो तरीके से कि हमारे जो एक्सपोर्ट की इनकम है और इंपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसके बीच में गैप है।
तो इसीलिए जब डॉलर का महंगा होना होता है तो हमको उसकी नेट चपत लगती है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट में क्रूड ज़्यादा है, वो हम सबको पता है, जो कि अगेन महंगा होता जा रहा है। तो हम लोगों को लॉन्ग रन में एक करंट अकाउंट सरप्लस में जब जाएं, वो सिचुएशन जब बदल पाए हम लोग, तब जाके डॉलर का महंगा होना हमारे लिए एक एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा है और हमारी डॉलर की इनकम ज़्यादा है और डॉलर का खर्च कम है। पर सिचुएशन उल्टी है बिल्कुल, कि हमारा इंपोर्ट बिल ज़्यादा है, एक्सपोर्ट हम इतना कर नहीं पाते हैं, तो डॉलर जितना आता है उससे ज़्यादा डॉलर की हमको डिमांड रहती है। तो डिमांड सप्लाई, डॉलर का इनफ्लो आउटफ्लो दोनों को भी यदि हम समझे, तो जो अभी 78 के ऊपर चला गया है, यदि वो 80 के ऊपर जाता है तो हमारी सब इम्पोर्टेड चीज़ें महंगी होगी। हम चाइना पे डिपेंडेंट है बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो हमारे मेडिसिन के प्राइसेस क्या होगा, क्योंकि एपीआई यदि सब महंगे आते हैं और हमारे पास अभी भी चाइना का कई सारी प्रोडक्ट के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। चाइना ज़्यादा पैसा मांगता है, चाइना के ट्रेड टर्म्स भी बदले जा रहे हैं अभी, विच मीन्स कि वो लोग पहले जो शिपमेंट के बाद लेते थे वो अब एडवांस पैसे लेना शुरू कर दिए हैं। वो सब के बावजूद, और डॉलर का एक रेट, ये सब हमारा जो जो इम्पोर्ट है उस सबको महंगा करता जा रहा है। और हम जो जो इम्पोर्ट करते हैं वो यदि महंगा होता है तो हमारी इम्पोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी जो है उसमें इन्फ्लेशन का इससे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। और ये जो है उसका हम सब पे असर कोई ना कोई तरीके से पड़ता है, फार्मास्यूटिकल से लेके केमिकल से लेके बाकी की गाड़ियों से, गाड़ियों का महंगा होना, वेजिटेबल्स, ऑयल, सब कुछ हमारे लिए महंगा होता जा रहा है, बिकॉज हम लोग उस इम्पोर्ट पे निर्भर हैं। और वो इम्पोर्ट एक तो ज़्यादा भाव हो रहा है और ऊपर से डॉलर का भी भाव बढ़ रहा है, तो दोनों जो डबल वैमी होती है उसके कारण मेरे ख्याल से हम लोग अपनी जो महंगाई है उसको समझ रहे हैं कि अगले 2-3 महीने में शायद वो सिचुएशन और ख़राब होने की संभावना है। और सबको इसके लिए तैयार होना है कि अगले 6 महीने और पूरा ये साल देखो तो थोड़ा सा मुश्किल जाने वाला है। नयन भाई, बड़ी खबर है, कई दिनों से चल रही है कि एलआईसी की लिस्टिंग के बाद जो इन्वेस्टर्स थे उनको बहुत लॉसेस हुए हैं। इवन एंकर इन्वेस्टर्स भी अब महसूस कर रहे हैं और सरकार परेशान है। सरकार के सेक्रेटरी कहते हैं कि हम लोग खुद परेशान हैं कि, और फिर कहते हैं कि लोग शायद एलआईसी के फंडामेंटल्स को समझ नहीं पा रहे हैं। क्या छुपाने की बातें हो रही हैं और क्या दिखाने की बातें हो रही हैं? 949 के आसपास जहां तक मुझे याद है शायद इसका सेलिंग प्राइस था, और कल तक 708 के ऊपर वो चल रहा था लास्ट फ्राइडे पे। अभी शायद आज तो लगता है और गिरा होगा, वो कितना एलआईसी पे गया मुझे पता नहीं है, बट दीज लॉसेस आर ह्यूज फॉर द पीपल हु आर इन्वेस्टेड इन दैट कंपनी सर। ये मैं समझ रहा हूँ कि देखिए और भी कहीं आईपीओ है और हमने इस अपने प्लेटफॉर्म पे उसका जिक्र किया है, जिसमें लोगों के पैसे कहीं 25, 30, 40% लिस्टिंग के टाइम पे या लिस्टिंग के बाद जो कुछ एक हफ्ते या महीने गए हैं उसमें उनका नुकसान हुआ है। स्टार्टअप्स में खास तौर से, स्टार्टअप्स में खास तौर से। बिल्कुल। तो नाम यहाँ हम नहीं दे रहे, पर मेरे ख्याल से हमारी आगे के एपिसोड में हमने इसके बारे में बात करी हुई है कि लोगों ने जो इन्वेस्ट किया था उससे लिस्टिंग के टाइम पे और लिस्टिंग के 1-2-3 महीने के बाद 30, 40, 50% तक लोगों का जो वैल्यू है वो इरोजन हुआ है। एलआईसी में मैं समझ रहा हूँ इसलिए ये हम लोगों को ज़्यादा लगता है क्योंकि एलआईसी में छोटे छोटे लोगों ने इन्वेस्ट किया था, रिटेल लोगों ने इन्वेस्ट किया था, हमारी रोजी रोटी देखने वाले लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा। जो एलआईसी के पॉलिसी होल्डर है उनके लिए स्पेशल प्राइस दी गई थी, वो सब कैटेगरी में ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था। तो ये सब में लोगों को ये उम्मीद थी कि कहीं सरकार का ऑफरिंग है, एलआईसी की बात है, और एक्चुअली जो प्राइस पहले सरकार ने सोचा था उसको कहीं डिस्काउंट पे दिया गया था, जो परसेंटेज था और साइज ऑफ द इशू था वो भी कम किया गया था। तो ये सब कारण से लग रहा था कि भाई इसमें 2 पैसे लोगों को मिलेंगे। पर ये सोचिए कि यदि ये जो साइज हमने 3.5% किया था वो 5% रखते, या ओरिजिनल प्राइस और वैल्यूएशन जो हम कहीं बहुत कम कर दिए गए थे वो ओरिजिनल पे रखते, तो शायद लोगों को 50-60% के ऊपर आज चपत लग सकती थी। और फिर भी आज भी एलआईसी में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो सब थोड़े से चिंतित है। और मैं समझ रहा हूँ कि सिचुएशन आगे की जो मार्केट की लग रही है वो एकदम बढ़िया नहीं लग रही है। तो ये उनको एग्जिट का कब ऑप्शन मिलेगा, कब उनके पूरे ये नयन भाई, मैंने सुना है कि इसके अंदर
कि उनको 30 डेज का लॉक इन पीरियड है, वो बेच नहीं सकते, उसको कुछ ऐसा चक्कर है कि उसके बाद जैसे ही खुलेगा तो फिर लॉसेस और बढ़ेंगे इसमें, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, पर मेरे ख्याल से यदि वो लॉक इन पीरियड होना नहीं चाहिए आईपीओ में, एक्सेप्ट फॉर सम ऑफ द कैटेगरीज। देखिए हाँ, कुछ एक कुछ कैटेगरी कुछ में कैटेगरी की आपको बात याद है है। कि पहले जो जो डिस्काउंटेड प्राइस होता है या कहीं एम्प्लॉइज कोटा में पहले देते थे शेयर्स, तो तब जाके थोड़ा सा एक लॉक इन पीरियड होता था। और आपकी बात सही है कि जैसे वो लॉक इन पीरियड खत्म होगा तो और थोड़ा सा प्रेशर लोगों का बढ़ेगा। पर मैं समझ रहा हूँ कि कुछ एक लोग जिनके पास थोड़ी सी होल्डिंग कैपेसिटी है वो कहीं वेट करेंगे, क्योंकि वो हड़बड़ी में जो आप बेचेंगे और जैसे ही सब एग्जिट में बाहर निकलेंगे तब आप निकलेंगे, तो उसके कारण जो प्राइस में प्रेशर होगा वो मेरे ख्याल से अगेन उसको और डाउनवर्ड धकेलेगा। और इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि जिसके जिसके पास थोड़ी सी कैपेसिटी हो वेट करने की, वो जब ये एग्जिट का एकदम प्रेशर है उससे थोड़ा वेट करने के बाद कहीं ना कहीं निकले, और जिसके पास थोड़ी सी वेटिंग कैपेसिटी है वो वेट करे। पर मैं समझ रहा हूँ कि कुछ एक लोगों ने बोरो करके ये आईपीओ में पैसे भरे थे, और उनको जिनको ब्याज का मीटर चल रहा है उनको ये सिचुएशन और थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। आरबीआई ने नैन भाई अभी रेपो रेट तो बढ़ाए हैं, लेकिन उसका फायदा कहीं जो सेवर्स हैं बैंक के, उनको जो सेविंग्स बैंक अकाउंट के अंदर जो 2.75% या 3% का इंटरेस्ट दिया जा रहा है, वहां पर कोई ऐसा अनाउंसमेंट आता नजर नहीं आ रहा है कि ताकि जो सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स हैं उनको कुछ थोड़ा बहुत बेनिफिट दिया जाए, क्योंकि वो उनका इंटरेस्ट तो इन्फ्लेशन रेट से ऑलमोस्ट 4-5% नीचे है। उनको तो बिल्कुल भी कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं किया जा रहा है, एफडी के अंदर भी अनाउंसमेंट नहीं आ रहे हैं। आपने इनफैक्ट हमारे ये कई टाइम पहले एपिसोड में एक बार हम लोगों ने बात की थी बांग्लादेश की, कि बांग्लादेश ने एक ऐसा लेजिस्लेशन पास किया था जिसके द्वारा कि बैंक्स जो एफडी के रेट है वो इन्फ्लेशन रेट से कम दे ही नहीं सकती। मेरे ख्याल से हमारे यहाँ ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज की तारीख में इन्फ्लेशन का जो रेट है, जो महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, और हमारे ब्याज का जो इनकम है जो सेव करते हैं सेविंग्स बैंक में, फिक्स डिपॉजिट्स में, जो बैंक में अपने पैसे रखते हैं, उनको जो ब्याज मिलता है उसमें बहुत बड़ा फर्क हो गया है। तो एक्चुअली आप यदि एक साल में देखें तो आपके पैसे की वैल्यू बढ़ने की जगह यदि आपने बैंक में रखा है तो 3-4-5% कम हो सकती है, आपके रुपये का पावर और कम हो सकता है। तो ये सिचुएशन जो है वो हमारे छोटे छोटे जो सेविंग होल्डर है, डिपॉजिट होल्डर है, उनके लिए बड़ी तकलीफ देह हो सकती है। और इसीलिए ऐसा कोई मेरे ख्याल से क्विक प्रावधान हम करें कि जो जो रेपो रेट में फर्क आता है एटलीस्ट उसमें कहीं ना कहीं जगह पे बैंक को ये पास ऑन करना पड़े, तब तो जाके इन लोगों तक ये बेनिफिट पहुंचेगा। वरना लोगों को ये होगा कि उनका जो जैसे होम लोन है, तो होम लोन का हफ्ता तो अभी से बढ़ जाएगा, क्योंकि वो तो डायरेक्ट रेपो रेट से कनेक्टेड है। तो जैसे ही हुआ ये बढ़ गया। एसएमई के जो लोन है वो भी वेरिएबल लोन है, तो वो भी इमीडिएटली बढ़ गए। और उनकी जो एफडी पे या यदि कहीं सेविंग पे पैसे पड़े हैं तो उसका रेट नहीं बढ़ेगा। तो ये डबल वैमी जो हो जाती है उसमें कोई ना कोई तरीके से सरकार को कोई रास्ता निकालना चाहिए। एक बिल्कुल लास्ट का टेल पीस जाते जाते, अभी से आसार लग रहे हैं और कुछ मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून कमजोर रह सकता है, और आसार नजर आने शुरू हो गए हैं। शुरुआत से ही इतना वीक मानसून मैंने पिछले कई सालों में नहीं देखा है, और इन हालातों में खरीफ की फसल पर भी असर पड़ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। नैन भाई, आई होप कि मैं, आप और जो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो सब गलत हो, क्योंकि ये यदि होगा तो जैसे आपने कहा और कितनी तकलीफें हम लोग अपने लोगों को देंगे, मतलब कितनी तकलीफ से लोग जूझते रहेंगे। एक तो इन्फ्लेशन, एक तो लॉस ऑफ जॉब्स, एक तो सेविंग पे कम इंटरेस्ट, ऊपर से आपने कहा ऑलरेडी फूड का इन्फ्लेशन इस बारी बहुत ज़्यादा है, जो कि हमारे जो भी दर्शक है जो हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन के आसपास है, उन लोगों को बहुत ही खल रहा है। और उसके बाद यदि हमारा तो मानसून ड्रिवन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, यदि ये होगा तो मेरे ख्याल से प्राइसेस कितने बढ़ेंगे और लोगों को कितनी मुश्किल आएगी, और मैल न्यूट्रिशन और बाकी की जो हम तकलीफें सोच रहे हैं वो सब लोगों को बहुत तकलीफ दे हो सकती है। तो मैं समझ रहा हूँ कि कभी कभी क्या ये हमारा जो वर्तार बोलते हैं और हमारा जो एक आगे का प्रिडिक्शन बोलते हैं वो कहीं गलत हो जाए, ऐसा हम लोग विश करते हैं। मैं भी समझ रहा हूँ कि यदि
मेटीरियोलॉजी डिपार्टमेंट और वो सब बोल रहे हैं और आसार भी ऐसे लग रहे हैं कि शायद मानसून वीक हो, पर उस सब के बावजूद मैं समझ रहा हूँ और प्रार्थना करता हूँ ऊपर वाले को कि भाई इसमें कोई उनकी मेहरबानी हो और एटलीस्ट मानसून बराबर रहे, तो मेरे ख्याल से लोगों को एटलीस्ट और कोई तकलीफ सहन न करनी पड़े। बिल्कुल। दर्शक मित्रों, हम कितने एडवांस क्यों ना हो जाएं, कितनी मर्जी टेक्नोलॉजी एडवांस क्यों ना कर लें, मानसून के लिए तो उस पर ही निर्भर करना पड़ता है। हर बार हम भगवान को याद करते हैं, क्योंकि उसके बिना तो अमेरिका का भी गुजारा नहीं है और यूरोप का भी गुजारा नहीं है और हमारा भी गुजारा नहीं, क्योंकि बारिश पे तो हम सभी लोग निर्भर करते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि मानसून रिवाइव हो जाए, बेहतर हो जाए, ताकि हमें जो आने वाली कठिनाइयां हैं उसमें थोड़ी सी वो कमी आ जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लेंगे दर्शक मित्रों आपसे विदा, और नयन भाई का करेंगे शुक्रिया अदा कि उन्होंने कीमती समय निकाला, हमारे साथ जुड़े, महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।